टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं टैक्स बचाने के। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो इस वक्त स्टूडियो में है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और बताओ दर्शकों कि कोहली साहब हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आते हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए बड़े काम की होती है। क्यों? जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे टैक्स पेयर्स को कल को बहुत बड़ी परेशानी ना आए। बहुत बड़ी परेशानी ना आए। तो इसलिए बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि अगले आधे घंटे तक आप कहीं जाइएगा नहीं, कि अगर आपके पास ऐसी संपत्ति पाई गई है जिसे पहले आपने इनकम टैक्स को नहीं बताया है तो चुकानी पड़ेगी भारी भरकम पेनल्टी। इनाम में जीती रकम पर अगर काटा गया है टीडीएस तो वापस पाने के लिए कैसे करें क्लेम, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या है मिठाई और दूध पर जीएसटी का पेच। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन इन दोनों हर कोई ये खबर पढ़ रहे होंगे, हम आप भी, कि अक्सर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रेड मारा जाता है, छापेमारी कार्रवाई होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है और भारी भरकम कैश मिलता है। तो ये जो कैश मिलता है, ये कैश कई बार कोहली साहब अनडिस्क्लोज होता है, लोग नहीं बताए होते हैं और कहते हैं कि अघोषित संपत्ति है वो बरामद हुई है। तो मेरे मन में उठता है कि अघोषित संपत्ति जब बरामद होती है तो जो आपराधिक मुकदमे वगैरह तो जो है दर्ज होने हैं, लेकिन इस पर इनकम टैक्स का क्या कैलकुलेशन होता है, किस तरह से इस पर टैक्स लिया जाता है? बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन होता है लक्ष्मण, और ये कैलकुलेशन का जो फिगर आती है ना बाद में, वो याद दिलाती है मुझे 1970 में हम पढ़ा करते थे जो टैक्स रेट होता था 1961 में, 80-80 90% आप 100 रुपए कमाए 80-90 दे दीजिए। जी हाँ, अगर पकड़ा जाता है तो 60% टैक्स, ध्यान दीजिएगा, उस पर 25% सरचार्ज, मतलब 60 का 25 15% और जोड़ दीजिए, 75 हो गया। उस पे एजुकेशन सेस 4% के करीब लगती है और उस पे 6% पेनल्टी। जब सारा मैंने जोड़ा लक्ष्मण तो बचता भी है कुछ कि नहीं? 83.25% टैक्स। अब बाकी जो बचा 16% और 16.75 बच गया, वो आपने जेब में रखना है, रख लीजिए। तो बचे ना बचे बात बराबर ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए कोई संपत्ति ऐसे मत रखिए जिसको इनकम टैक्स विभाग को आपने ना बताया। जो भी संपत्ति इनकम टैक्स विभाग को बता दीजिए, क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तो ये सारी संपत्ति टैक्स के दायरे में ही आ जाएगी और टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है इसमें कि ये जो कैलकुलेशन होता है, 2-3 चीजें होती है। एक तो कैश मिलता है लोगों के पास से, दूसरा होता है संपत्ति मिलती है, जैसे जमीन जायदाद के कागजात मिलते हैं, और तीसरा होता है कोई ऐसे बड़े खर्च निकल कर सामने आते जो आपने इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताया। तो ये जो आपने पेनल्टी, सरचार्ज और इनकम टैक्स बताया, क्या ये सभी पे एक समान लागू होता है, कुछ अंतर है? बिल्कुल, ये सब पे लगेगा। 4 कैटेगरीज का खजाना मिल सकता है और हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं लक्ष्मण, उनके पास तो हम उम्मीद करते हैं ये सब नहीं मिलेगा, पर गलती से कभी किसी का ऐसा मिल जाता है तो एक सेक्शन 68 दिया हुआ है। उसके अंतर्गत अगर आपके पास कैश मिल जाता है, 68 में कैश मिल जाता है, उसके बाद हम जाएं इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का आपने जिक्र किया, कोई और इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किसी भी चीज में करी हुई है, कोई किसी को लोन दे के किया हुआ है, वो आ जाता है सेक्शन 69। अब उसके बाद मिलता है आपके पास कोई ऐसे एसेट्स मिलते हैं, मान लीजिए कोई पेंटिंग मिल गई, कोई ऐसी चीज, नायाब चीज मिल गई जो कि बहुत महंगी है, वो आ जाता है 69A में। और अंत में मान लीजिए आपने कोई ऐसा खर्च कर दिया है बड़ा, जिस खर्च का आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, कि मतलब ये पैसा खर्च करने के लिए आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, वो 69C के अंतर्गत आता है। तो इन 4 सेक्शंस में ये 4 कैटेगरी जो कि छुपी हुई अगर मिलती है, अनडिस्क्लोज मिलती है, तो पेनल्टी तो मैंने शुरू में ही बता दी, पर कोई घबराए नहीं इससे, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि हमारे टैक्स गुरु के दर्शक तो आप भी मानेंगे लक्ष्मण, वो उनके पास ये मिलेगा नहीं, पर कभी गलती से भी हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि अपने दर्शकों को आगाह करके रखना चाहिए। अच्छा, ये जो पेनल्टी और लगती है, तो ये इनकम किस साल में कैलकुलेट होता है कि उससे कोई लेना देना नहीं होता? एक और सवाल कि क्या इसे किसी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इसका किसी साल से लक्ष्मण कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा ये जो मैंने 60 + 15 प्लस एजुकेशन सेस प्लस 6% पेनल्टी 83.25 बताया, ये फ्लैट लगेगा और इसके अगेंस्ट ना कोई आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं, ना इसको किसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सीधा सीधा एक सेक्शन है 115BBE,
इस सेक्शन के अंतर्गत ये स्पेशल रेट 60% का लक्ष्मण दिया गया। वैसे 60% आप देखिए कहीं रेट नहीं है, पर ये इस सेक्शन के अंतर्गत इसको स्पेशल प्रोविजंस कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये लगती है। हम तो प्रार्थना करेंगे लक्ष्मन किसी के ऊपर ना ही नौबत आए। मुझे लगता है कि जो जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं वो शायद इस तरह की दिक्कतों में पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो होता है अब तो सिस्टम इतना अच्छा है कि प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आ जाते हैं। फॉर्म 16 में बता देता है कि आपकी कहाँ आमदनी हुई, क्या मोटे खर्च किए, तो लोग भूल भी जाएं तो इनकम टैक्स विभाग बता देता है, अगर आप इंटेंशनली ना करें तो। फिर भी लक्ष्मण होता क्या है कि कई बार कितना भी आप सिस्टम अच्छा बनाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से भूल चूक भी हो जाती है। और शरारत वाले को तो खैर तो कुछ कह नहीं सकते, बात ही नहीं करते। चलिए तो फिर ये अलग मुद्दा है, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कोई ऐसी आमदनी ना बची रह जाए, ऐसे खर्च जो आप इनकम टैक्स विभाग को बताना भूल गए हो, वरना काफी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, गणेश कुमार जी। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया, लक्ष्मण भैया। नमस्ते सर जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सवाल भेजा आप लोगों को, एक पिताजी से ये जमीन मिली है और ये कुछ कैश है, ये इन सब का क्या मतलब टैक्स लगेगा या जीएसटी या इनकम टैक्स? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, अगर कोई आवाज थोड़ा सा और साफ तरीके से बता सकें तो दूसरे दर्शक भी सुन सकेंगे आपकी आवाज को। मैं बोल रहा हूँ जैसे एक तो पिताजी से जमीन मिली थी और वो एक थोड़ा सा कैश मिला है, वो आपके यहाँ में भेजा है मेल में, और एक मतलब ट्रक भी था उनके पास, वो मिला है। ये 3 चीजें। ये पिताजी किसान थे? हाँ हाँ। और आप क्या करते हैं? मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपना काम करता हूँ। काम करते, इनकम टैक्स चुकाते हैं ना आप? तो नहीं, मेरा वो लिमिट में नहीं आता। आपका लिमिट में नहीं आता, लेकिन पिताजी ने बड़ी दिलदारी दिखाई, आपको इतनी सारी संपत्ति, जमीन, कैश और भी कुछ दिया कि जमीन संपत्ति ही दिया? बस यही है जो ये काफी है जो दिया गया आपको। खैर, तो आप जानना चाहते हैं इनकम टैक्स का क्या नाता रिश्ता है इससे, क्या है? कोहली साहब जवाब इनके लिए। वेल गणेश जी, बड़ी खुशी की बात है, पिताजी का आशीर्वाद ही नहीं साथ में एसेट्स भी मिले हैं। देखिए, अगर जो जमीन है, एसेट्स है या कैश है, गणेश जी ध्यान रखिएगा कि पिताजी से मिले हुए पैसे पे गिफ्ट माना जाता है, कोई भी टैक्स नहीं है। पर इसके ऊपर जो आप कमाई करेंगे वो आपकी इनकम में जाके जुड़ेगा। पर एक मैं सलाह दूंगा गणेश जी को, लक्ष्मण आपकी इजाजत से, बिल्कुल, कि एक गिफ्ट डीड, क्योंकि जमीन भी बड़े अमाउंट की होती है, कोई और एसेट मिला है, मान लीजिए कोई कई बार कोई ट्रक, ट्रैक्टर, ऐसी कोई चीज मिल जाती है, और अगर कैश मिला है तो इसका आप एक गिफ्ट डीड जरूर बना के रखें, जहां पिताजी लिखे कि मेरे प्रिय गणेश, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, मैंने देखिए लैंग्वेज बता दी, मैं तुम्हें ये प्रेम सहित दे रहा हूं, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये आप बना के रखें। और अगर कैश मिला है लक्ष्मण, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कैश भी पिताजी ने कोई भारी मात्रा में दिया है तो इस कैश को एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार रहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वो किसानी में है तो वो कैश किसानी का ही होगा, पर उसको जवाब देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने पास एक एक्सप्लेनेशन तैयार रखें। और गिफ्ट डीड गणेश जी बिल्कुल मत भूलिएगा बना के रखिए, जो कि कल को मांगा जाए तो आप दिखा सकें। और बिल्कुल इस बात पर भी ख्याल रखिएगा, जो भी पैसा या फिर जो भी संपत्ति आपको मिली है पिताजी से, उसको लेकर के आप कहीं निवेश करते हैं, उस पर कोई आमदनी होती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट डीड बना लीजिएगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इनकम टैक्स विभाग कभी कोई पूछताछ कर ले तो आपके पास जवाब होगा कि गिफ्ट डीड है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हरियाणा से, जो कि सुनील गुप्ता जी का है। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। अच्छा, पंचकुला से। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला सवाल पूछिए, जवाब आपको देंगे, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। जी, जैसे एडवांस टैक्स की डेट 15 सितंबर होती है और 15 सितंबर को मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उसको 15 अक्टूबर से पहले जमा करा देता हूँ, तो क्या मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, इसका जवाब देता हूं, फिर अगला सवाल पूछिएगा। जी सुनील जी, देखिए एक सेक्शन होता है आयकर में, सेक्शन 234C, इसमें बिल्कुल यही है 15 सितंबर, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, जो 4 डेट्स लक्ष्मण फिक्स की गई हैं, 15%, 45%, 75% और 100%। तो अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो समझिए कि 1% प्रति माह, 1% पर मंथ अंडर सेक्शन 234C आपको ब्याज देना पड़ता है। जो एडवांस टैक्स बनता है उसको, जी, जितना एडवांस टैक्स बनता है उस पे आपको 1% खाली उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आप 15 अक्टूबर तक जमा कराइए, और लेट कराएंगे तो 1% उस महीने का भी जुड़ जाएगा,
तो आप बिल्कुल, मेरा जवाब हाँ है जो आपने पूछा, आप करा सकते हैं। 1% जोड़ के उसमें जमा करा दीजिए, या बाद में जोड़ लीजिएगा आप जब आप अपने उसमें करिएगा, पर जमा टाइम से करा दीजिए। जमा टाइम से करा दीजिएगा, 1% के ब्याज आपको लगेगा, इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगला सवाल क्या सुनील जी? मेरा दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब कि मैंने एक कैपिटल गेन बचाने के लिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो मैंने नई परचेज की है उसको मैं दोबारा 2 साल के बाद बेच सकता हूँ या 3 साल के बाद बेच सकता हूँ, ताकि मुझे दोबारा वो कैपिटल गेन पे टैक्स ना पड़े? जी सुनील जी, वो वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, प्रॉपर्टी जब खरीदना होता है सेक्शन 54 में तो उसके लिए 2 साल का पीरियड है, पर जब प्रॉपर्टी आपको वो वाली प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो वो आपको कम से कम 3 साल तक सुनील जी रखनी पड़ेगी, कम से कम 3 साल तक। अगर आप उससे पहले बेच देते हैं तो जो आपने कैपिटल गेन का लाभ उठाया था वो लाभ आपसे वापस ले लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 साल से पहले उसको मत बेचिएगा। जो 3 साल के बाद बेचेंगे तब आपको इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके दोनों सवाल का बहुत ही संतोषजनक जवाब मिल चुका है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अगला सवाल लेते हैं, वो पश्चिम बंगाल से आया चितरंजन से, बबलू राय जी का। बबलू जी नमस्कार। जी सर नमस्ते सर, मेरा सवाल लेने के धन्यवाद। जी बताएं। जी सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट से सर 1 लाख रुपया जीता था, तो उसमें से सर 30,000 अमाउंट काट के मुझे 70,000 दिया। तो सर मैं TDS काट लिया गया है, तो मैं वापस किस प्रकार ले सकता हूँ? कृपया मुझे सर इसका जवाब चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आपने कॉन्टेस्ट में 1 लाख जीता, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ होगा जब 30% TDS काट लिया गया होगा। बिल्कुल, पर लक्ष्मण, जब इनाम कोई आता है, कॉन्टेस्ट आता है, तो जो आ जाए ठीक है। जी हाँ, पर आपकी बात ठीक है, पूरा 1 लाख जीता और जब आया तो वो खाली 70,000 रह गया। जी हाँ बबलू जी, एक सेक्शन होता है 115BB, इसके अंतर्गत 30% टैक्स कटेगा आपका, और ये 30% बदकिस्मती से बबलू जी इसको आप बाकी इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी नहीं आता है। तो मतलब ये 1 लाख जीता, 30% गया, बस गया तो गया, ये कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी बाकी इनकम के खिलाफ भी, और अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तब भी आप इसको रिफंड नहीं ले सकते। बात इनाम की है ना लक्ष्मण, तो सरकार मानती है कि इनाम जीता है तो भाई हमें भी दे के जाइए ना आप। इनाम कभी छोटा नहीं होता है, इनाम हमेशा बड़ा होता है, रकम भले ही छोटी हो बड़ी हो। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मान के चले कि 1 लाख नहीं, 70,000 रुपये ही आपको इनाम मिला हो, इसी संतोष करिए, और आपको इसका कोई रिफंड नहीं मिल पाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दूं। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एक अनूठा मामला जिसमें मामूली स्पेलिंग मिस्टेक से टैक्स पेयर को हो रहा था करोड़ों रुपए का नुकसान, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बचाई जान। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, हमारे फ़ोन कॉल में भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये आगाह करना ज़रूरी है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो कितनी बारीकी से इसको देखना होगा, वरना आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसका एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण निकल कर सामने आया, जिसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और करोड़ों का नुकसान हो रहा था उस टैक्स पेयर्स को, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से सिर्फ आप इतने का नुकसान हो रहा है, इसको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला था क्या, थोड़ा दर्शकों को बताएं। साउथ मुंबई का लक्ष्मण ये केस था, और किसी महिला ने अपनी टेनेंसी राइट्स बेची थी, मकान नहीं बेचा था, उस पे उनको 4 करोड़ 80 लाख के करीब का कंसिडरेशन आया। उन्होंने उसको बचाने के लिए एक मकान खरीद लिया जो कि करीब 5 करोड़ 36 लाख का था। अब उन्होंने क्या किया अपने रिटर्न में, क्योंकि यहां पर सेक्शन 54 कहता है मकान बेच के मकान, पर ये तो टेनेंसी राइट्स थी, उन्होंने, अब अनजान थी, टैक्स पेयर थी, उन्होंने सेक्शन 54 लिख दिया। आयकर अधिकारी साहब ने उसको डिसअलाउ कर दिया कि आपने तो गलत सेक्शन में क्लेम किया है, सेक्शन 54 में तो टेनेंसी राइट्स का प्रोविजन ही नहीं है। उन्होंने अपील करी, CIT अपील्स में गए, CIT अपील्स ने उन महिला को ठीक ठहराया कि साहब कोई बात नहीं, गलती है। आयकर अधिकारी साहब अपील में चले गए ट्राइब्यूनल में, सेकंड अपील में। ट्राइब्यूनल ने भी उस टैक्स पेयर के हक में फैसला दिया कि अगर किसी टैक्स पेयर से सेक्शन 54F की जगह 54F लिखना था, उसमें सेक्शन 54 लिखा गया, परंतु उसने अमाउंट सारा का सारा कंसिडरेशन उससे फालतू बल्कि इन्वेस्ट कर दिया, तो ये नाइंसाफी होगी कि उसको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स पर आपने जो शुरू में बात कही, बहुत पते की बात करी, इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाही से भरे, पर अगर बहुत अपैरेंट मिस्टेक है कि 54F की जगह 54 लिखा गया,
तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट एसएससी को दिया जाना चाहिए और उस महिला को बाकायदा सेक्शन 54F का बेनिफिट दिया गया। तो इसमें बहुत ही राहत मिली उनको और साफ ये था कि गैर इरादतन उन्होंने गलती से वो सेक्शन डाल दिया था। मेरा मानना है कि टैक्स गुरु देखती तो शायद ये गलती नहीं होता। नहीं, टैक्स गुरु देखती कई बार क्या होता है 54 और 54F आप समझ, और वाकई में आपको सच बात बताऊं तो ये सेक्शंस अच्छे जो टैक्स के बच्चे पढ़ते हैं टैक्सेशन वो भी मिक्स कर जाते हैं, पता नहीं मिक्स 54 है वो रटते रहते हैं। मैंने देखा स्कूल जो बच्चे होते हैं ना बीकॉम के या कुछ लोग सीए वगैरह करते हैं 54 ये 54F 54 ये उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलती होती भी है तो अगर गैर इरादतन गलती हुई है तो राहत यहाँ पे मिली है जो इस केस में आपको देखने को मिला है। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। भटिंडा से हमारे साथ हैं पीके चावला जी। चावला साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल नमस्कार आपके पास? नमस्कार हाँ, बताएं क्या सवाल आपका है? प्रोग्राम कई सालों से देख रहा हूँ, लंगोटिया साहब के टाइम का। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आपका शुक्रिया, मेरा क्वेश्चन लिया आपने जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर, उसके 3 पार्ट हैं। अच्छा मेरी बताएं। इनकम 2-2.5 लाख है और सीनियर सिटीजन हूँ मैं। अच्छा तो मैं कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूँ, ठीक है। पर अभी मैंने अपना ट्रेडिंग शुरू करी है उसमें फॉरेक्स में। तो मेरे को किसी ने बताया फॉरेक्स कि में ट्रेडिंग शुरू की है? हाँ जी फॉरेक्स में ट्रेडिंग शुरू करी है, जो कि फॉरेन की कंपनी है पर उसका जो बेस है इंडिया में है। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपको 15% टैक्स उसका देना पड़ेगा। अच्छा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी टोटल इनकम जोड़ के स्लैब सिस्टम में जाऊंगा या मेरे को उसको अलग से 15% टैक्स देना पड़ेगा? सेकंड पार्ट मेरा ये है कि इसकी मैं फीस भरता हूँ हर महीने 12,000 रुपए तकरीबन। अच्छा। क्या ये खर्चे में से निकाली जाएगी, प्रॉफिट में से निकाल दी जाएगी? और थर्ड ये है, अगर ये बिजनेस है तो क्या मुझे फॉर्म नंबर 2 और 3 में से कौन सा भरना पड़ेगा? अब तो बड़े मुझे लगता है आपने काफी होमवर्क कर रखा है पहले से ही, क्यों कोहली साहब? जी बिल्कुल, मैं सुनता रहता हूँ आपका प्रोग्राम, इसीलिए मैं काफी स्टडी करता रहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हौसला भी बढ़ाया इस बहाने हम लोगों का। चावला साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ पूरा जवाब देवांगे। जी हाँ, देखिए चावला साहब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सेबी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर तो लक्ष्मण ट्रेडिंग अलाउड है, पर ये जो फॉरेन कंपनीज की फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आप चावला साहब पहले तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये लीगल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में इसको इलीगल भी ठहराया गया। आप जो विदेशी कंपनी के साथ यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, अगर सेबी ऑथराइज प्लेटफॉर्म है तो अलाउड है। पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा। खैर, आपकी टैक्स की क्वेरी पे आते हैं। बिल्कुल ये स्पेकुलेटिव इनकम में आएगा चावला साहब, आप इसमें खर्चा जो फीस देते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा। 15% नहीं, इस पे पूरा आपको जो टैक्स लगता है जिस स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से आएगा, और आपको इसमें ITR 3 का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस इनकम है। असी उम्मीद करते हैं तो सारे जवाब मिल गए। चावला साहब संतुष्ट हो गए इनके जवाब से? मुझे पंजाबी नहीं आती इसलिए हिंदी में पूछूंगा आपसे। बिल्कुल सर, सही है सर, पंजाबी हिंदी में समझता हूँ, हिंदी में समझता हूँ। चलिए ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा, चेक जरूर कर लीजिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सेबी ऑथराइज्ड है कि नहीं, क्योंकि आगे चल के हम नहीं चाहते कि हमारे इतने पुराने दर्शक और किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े। जी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं पुणे से, जो कि NG नवले जी का है। नवले साहब नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, कहाँ उलझ गए इनकम टैक्स में? सर, मैं एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। मेरी पत्नी होम मेकर है। अच्छा। उनके नाम से मैंने एक सीनियर सिटीजन SCSS खाता खुलवाया है। अच्छा। नवंबर 21 में। इस खाते का ब्याज असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए मेरी आय में क्लब किया है मैंने। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरी पत्नी इसका ब्याज अपने रिकरिंग डिपॉजिट खाते में इन्वेस्ट करती है तो क्या RD का ब्याज भी मेरी आय से क्लब होगा? जी हाँ नावले साहब, पति पत्नी की बात है और क्लबिंग की बात है लक्ष्मण के, इन्होंने पत्नी के नाम से डिपॉजिट किया है। देखिए पत्नियों को बहुत फायदा हो जाता है, कमाए नहीं भी पति अपना दे देते हैं, पर क्लबिंग जरूर। बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा नावले साहब, जो इंटरेस्ट है वो तो आपकी इनकम में क्लब होगा, परंतु, और ये परंतु बहुत जरूरी है, यही आपका सवाल है, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी पत्नी के इनकम में जाएगा। तो मतलब
पहला इंटरेस्ट जो आएगा वो आपके में क्लब होगा, पर उस ब्याज पे जो ब्याज आएगा वो ब्याज उनका अपना होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है क्लबिंग में सेक्शन 64 के अंतर्गत। चलिए, इसका ख्याल रखिएगा और मुझे लगता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से। सुमंतो बोस साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बोस साहब नमस्कार। हाँ जी बताएं सर, क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरा जो सवाल है वो है जो हम लोगों का अनलिस्टेड और डिलिस्टेड शेयर जो होता है ना, समझ गया। जो हम लोगों का डीमैट अकाउंट में रहता है, हाँ। तो वो अगर हम लोग क्लोज करने जाए डीमैट अकाउंट, तो हम लोग कैसे लिखते उसको, और उसका जो सेल प्रोसीज है वो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है कोहली साहब। जी बोस साहब, देखिए जो अनलिस्टेड और डीलिस्टेड शेयर्स होते हैं, पहली बात तो उसको आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो बेच नहीं सकते, तो आपको वो प्राइवेटली बेचने पड़ेंगे। मतलब आपको खुद ही कोई बायर, कई बार कंपनीज भी बायबैक स्कीम निकाल देती हैं, तो आपको खुद ही बेचने पड़ेंगे। और इसका ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही होगा, मतलब आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आप इसको प्रॉफिट और लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फर्क यह है कि जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं लक्ष्मण, उसमें हम इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकते। इन शेयर्स में हम इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पे एसटीटी पेड नहीं होता है। तो आप ये बेनिफिट लीजिए, और अगर लॉस हो जाता है तो आप लॉस भी क्लेम कर सकते हैं। पर हम तो प्रार्थना करेंगे बोस साहब को ना ही लॉस हो। नॉर्मली क्या होता है, डीलिस्टेड शेयर्स में घाटा होने के चांस होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई घाटा नहीं होगा। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मिठाई और दूध की बिक्री पर क्या है जीएसटी का पेंच। अगला सवाल लेते हैं फरीदाबाद से अनिल गर्ग साहब का। अनिल गर्ग साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार जी। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये, मेरी एक मिठाई की दुकान है, उसमें साथ में दूध का काम है। अच्छा। उसमें टोटल सेल 40 से ऊपर जाती है, जबकि लूज दूध टैक्स फ्री है, तो उसमें कैसे किया जाए? मुझे जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल है, कोहली साहब बताएंगे। कोहली साहब। अनिल जी, आपके हलवाई की दुकान ने पुरानी यादें ताजा करा दी कि हलवाई की दुकान, दूध और मिठाइयां। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दूध एग्जेम्प्ट है, पर 40 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल टर्नओवर क्रॉस कर रही है, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत इसको हम अगर देखें, सप्लाई को देखें या पूरे प्रोविजंस देखें, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूध एग्जेम्प्ट रखिएगा, बाकी की मिठाइयों पर टैक्स लगाते रहिएगा और ऐसे ही स्वादिष्ट भी बनाते रहिएगा। तो अनिल जी, आपको जवाब मिल गया? धन्यवाद जी। हाँ, जाएंगे कोहली साहब का चेहरा याद रखिएगा, जब भी जाएं तो मिठाई जरूर इनको खिलाइएगा, ठीक है? बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल। चलिए, तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।